कपल अपनी शादी की सालगिरह मनाते हुए कार्निवल में एक खुशनुमा पल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पास ही गुंडों का एक ग्रुप इस सीन की फोटो खींचता है और डैन को चिढ़ाता है। डैन देखता है और तुरंत उनके पास जाकर उन्हें पिक्चर डिलीट करने को कहता है, क्योंकि ये उसके और उसकी वाइफ के बीच एक प्राइवेट मोमेंट था। हे वो जो तुमने अभी पिक्चर ली वो थोड़ी प्राइवेट थी, उसे डिलीट कर दोगे? हाँ मैं करूंगा। गुंडा मना कर देता है। जैसे ही डैन उनसे बात करने के लिए पास आता है, गुंडा चिढ़ाते हुए वो फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। डैन की वाइफ उसे समझाती है कि जाने दो, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहती है कि वो अपने लिए खड़ा हो। इसके बजाय डैन बस गुंडे को घूरता रहता है और कुछ नहीं करता। अगले पल अपमानित होने के बावजूद डैन शांत रहता है और चला जाता है। घर लौटकर वो हाथ मुंह धोता है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है, अपमान की वो इमेज उसके दिमाग में बार बार चलने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो अपना बचाव नहीं कर सकता, वो बस अपनी शांतिपूर्ण खुशहाल जिंदगी को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता। डैन न्यूयॉर्क के बफेलो में एक कार डीलरशिप पर टॉप सेल्समैन है। वो अपनी टीम में सबसे अच्छा है, और जब आप ऐसी हाई परफॉर्मेंस वाली कार के व्हील के पीछे होते हो तो वो जानते हैं कि आप वही बंदे हो। आपकी वो लाइफ है, उसकी और उसकी वाइफ की एक खुशहाल जिंदगी है, और आज उनकी शादी की सालगिरह है। भले ही उसके बॉस ने उसे कंपनी के लिए फोटोज लेने को कहा, वो मना कर देता है और अपनी वाइफ के साथ दिन बिताने के लिए घर जल्दी चला जाता है। हैप्पी एनिवर्सरी। ओ बेबी, तुम्हें याद है जब वो घर पहुंचता है तो जेसिका और उनके 3 बच्चे नीना, काइल और मैक्स उसका स्वागत करते हैं। जेसिका नीना के कॉलेज की पसंद को लेकर उसके साथ डिसएग्रीमेंट में है। नीना ने जर्नलिज्म के लिए स्टैनफोर्ड जाने का प्लान किया था, लेकिन अब उसने अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ सदर्न आयोवा यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया है। स्टैनफोर्ड में जर्नलिज्म का क्या हुआ? वो सपना नहीं था क्या? जर्नलिज्म मर चुका है डैड, क्या ये ट्रेवर ने कहा था? जेसिका ने डैन से नीना से बात करने को कहा, लेकिन नीना अपने फैसले पर अड़ी रही। डैन जेसिका को उनकी 18वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए बाहर ले जाने का सुझाव देता है। वो काइल को मैक्स की देखरेख करने को कहता है, लेकिन काइल के दूसरे प्लान्स हैं और वो मना कर देता है। ये जिम्मेदारी नीना पर डाल देता है, जो इससे ज्यादा खुश नहीं होती। क्या क्योंकि मैं औरत हूँ? मैं ये नहीं कह रहा, तुम वही कह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? इस बीच काइल अपने दोस्त समीर से मिलने के लिए अपने ग्रुप प्रोजेक्ट से छुट्टी लेता है। समीर को कुछ पैसे देने के बाद वो समीर के गैराज में ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए टाइम बिताते हैं। काइल ऑनलाइन किल बॉय के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत बड़ा और जाना माना गेमर है। शूटिंग गेम्स में अपनी स्किल्स के लिए फेमस है। इस बीच डैन और जेसिका कार्निवल जाते हैं। जेसिका डैन से थोड़ी नाराज है, क्योंकि वो हमेशा अपनी रूटीन वाली प्लानिंग पर अड़ा रहता है, जबकि वो उम्मीद करती है कि वो फैमिली वेकेशन प्लान करेगा। तुमसे बेहतर कोई वीकली प्लानर नहीं बनाता, लेकिन मुझे नहीं पता, शायद हमें थोड़ा और स्पॉन्टेनियस होकर ट्रैवल करना चाहिए। और कुछ राइड्स के बाद डैन वेकेशन प्लान करने के लिए मान जाता है और जेसिका एक्साइटेड हो जाती है। जैसे ही वो किस करते हैं, शुरुआत वाला सीन होता है। घर जाते समय जेसिका डैन को समझाती है कि वो नहीं चाहती कि डैन उन गुंडों से भिड़े। अगर मुझे किसी झगड़ालू से शादी करनी होती तो मैं कर लेती, ये जानते हुए कि उसे हिंसा कितनी नापसंद है। लेकिन अंदर ही अंदर वो निराश महसूस करती है। घर वापस आकर वो आराम से मैक्स का डायपर बदलता है, फिर बिस्तर पर आकर जेसिका को जगाता है और बड़बड़ाता है कि उसे उस आदमी की पिटाई करनी चाहिए थी, जिससे जेसिका हंसने लगती है। अगले दिन जेसिका अपनी भड़ास निकालने के लिए बॉक्सिंग करती है। एक फुल टाइम माँ होने के नाते उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें नीना के मुश्किल फैसलों से निपटना भी शामिल है। बॉक्सिंग करते समय वो गलती से ग्वेन नाम की एक महिला को मुक्का मार देती है। जेसिका माफी मांगती है और बताती है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसका पति कभी भी परिवार को वेकेशन पर नहीं ले जाता या उनके साथ टाइम नहीं बिताता। मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी फंसी हुई हूँ। थोड़ी बातचीत के बाद ग्वेन कहती है कि उसे फ्लाइट पकड़नी है। वो जेसिका को अपना बिजनेस कार्ड देती है। ग्वेन एक ट्रैवल एजेंट है और उसे वेकेशन प्लान करने में मदद करने का ऑफर देती है। इसी बीच डैन और मैक्स ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग कर रहे होते हैं, जब एक अजनबी अचानक उस पर हमला कर देता है। डैन तुरंत खुद का बचाव करता है, लेकिन बदमाश हार नहीं मानता, भले ही मैक्स सामने हो। सच में डैन माहिर तरीके से बदमाश को गिरा देता है, जिससे आसपास के सभी लोग दंग रह जाते हैं। वो ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ग्रोसरी का बिल देता है और घर चला जाता है। घर पहुंचकर डैन एक गुप्त डिब्बे को खोलता है, जो बंदूकों, एक्सपायर्ड पासपोर्ट और कैश के ढेर से भरा होता है। वो घबरा जाता है और अपने पुराने साथी ऑगी को कॉल करता है ताकि अपने परिवार के लिए नई पहचान का इंतजाम कर सके, ये बताते हुए कि वो खतरे में है। ऑगी डैन को बताता है कि उसका पुराना बॉस मैकैफ्रे उसे ढूंढ रहा है। ये सोचकर कि ऑनलाइन पोस्ट की गई फोटो उसकी लोकेशन बता सकती है, डैन नई आईडी के लिए $5 लाख ऑफर करता है और 3 दिन में लास वेगास में मिलने का प्लान करता है। ऑगी ये जानकर हैरान होता है कि डैन का परिवार उसकी पिछली जॉब के बारे में नहीं जानता। मैं क्या करूं? उसे बिठाऊं? उसे एक फ्रेंच टोस्ट की पूरी कहानी बताऊं? ओह हे बच्चों, तुम्हें पता है मेपल सिरप किसने पास किया? वैसे तुम्हारा डैड एक सरकारी हत्यारा था और उसे सच बताने के लिए जोर देता है, वरना मैकैफ्रे के भाड़े के टट्टुओं से ऐसे परिवार के साथ भागना जो नहीं जानता कि क्या चल रहा है, लगभग नामुमकिन होगा। बाद में डैन नीना को मैगजीन एडिटर के ऑफिस में ढूंढने उसके स्कूल जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। एक स्टूडेंट उसे बताता है कि नीना ने 3 महीने पहले अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब वो अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में घूम रही है।
डैन नीना को वहाँ पाता है और उसे बताता है कि वो निराश है क्योंकि उसने उसे मैगजीन छोड़ने के बारे में नहीं बताया। नीना परेशान होकर बताती है कि उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके डैड ने कभी उसके आर्टिकल्स नहीं पढ़े। डैन जिद करता है कि जब वो काइल को स्कूल से लेने जाए तो वो उसके साथ चले। वो काइल को समीर के गैराज में ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए पाता है। डैन काइल को डांटता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। एक बार जब सभी बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं तो डैन जेसिका को लेने हॉस्पिटल जाता है, जो वहाँ काम कर रही होती है। वो ऐलान करता है कि वे लास वेगास वेकेशन के लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल वही था जो जेसिका चाहती थी। इसी बीच एक काली वैन उनका पीछा करना शुरू कर देती है। जब डैन नोटिस करता है तो वो तेज रफ्तार करके वैन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने परिवार को नहीं बताता। वो अपनी वर्कशॉप के शोरूम तक ड्राइव करता है, कार उठाता है और उसके नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढता है। डैन चुपके से उस डिवाइस को एक कार में रख देता है, जिसे उसका सहकर्मी टेस्ट करने वाला होता है। वो अपने सहकर्मी को सुझाव देता है कि वे कार को हाई स्पीड टेस्ट के लिए ले जाएं और प्रॉब्लम का पता लगाएं। उसे फ्रीवे पर ले जाओ, रफ्तार बढ़ाओ और तुम्हें टिकट मिलेगा। ये मुझ पर है। काली वैन वाले लोगों को लगता है कि वे अभी भी डैन का पीछा कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब चीजें शांत हो जाती हैं, तो डैन अपने परिवार के साथ लास वेगस की अपनी यात्रा जारी रखता है। डैन के घर वापस मैक कैफरी नाम का एक आदमी और उसके 3 गुर्गे डैन के परिवार को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसान नहीं है। उनके पास फॉलो करने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड नहीं है और डैन के परिवार ने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। मैक कैफरी को शक है कि डैन ने अपनी असली पहचान नहीं बताई है, इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को डैन के परिवार की तलाश जारी रखने का आदेश देता है। इस बीच होटल में अपने स्टे के दौरान डैन का मन बदल जाता है। ये देखने के बाद कि काइल ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक फोटो पोस्ट की है, डैन अपने परिवार को बताता है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। इसका मतलब है कि उसकी पत्नी और बच्चों को रात कार में बितानी होगी। जल्द ही मैक कैफरी के लिए काम करने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डैन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। डैन खतरे से अपने परिवार को बेखबर रखने के लिए म्यूजिक तेज कर देता है। छोटा मैक्स पूरी तरह से जगा हुआ है, लगातार हंस रहा है, मानो उसे पता हो कि उसके डैड ने सब कुछ कंट्रोल में कर रखा है। अचानक मैक कैफरी का एक आदमी डैन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैन पलटवार करता है और उसे मार गिराता है। एक और आदमी आता है और कार से चिपक जाता है, लेकिन डैन मैक्स की बेबी बॉटल उसके हेलमेट में ठोस देता है, जिससे वो सड़क पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। आखिरकार डैन अपनी कार को अपराधी की मोटरसाइकिल में ठोक देता है और आखिरी पीछा करने वाले को खत्म कर देता है। जेसिका एक धमाके की आवाज सुनकर जाग जाती है, लेकिन डैन उसे बताता है कि ये सिर्फ एक गड्ढा था। वो पूरी रात ड्राइव करता है और आराम करने के लिए एक प्लांटेशन पर रुकने का फैसला करता है। जैसे ही वो सोने वाला होता है, नीना जाग जाती है और महसूस करती है कि वे जावा पहुंच गए हैं। वो अपने डैड से उसे सदर्न आयोवा यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए कहती है। क्या तुम सीरियस हो? क्या हम इस बारे में बहस करने वाले हैं? तुम्हारे बारे में? कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड के पीछे, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। जेसिका के साथ थोड़ी बहस के बाद डैन आखिरकार उसे कैंपस ले जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही नीना काइल और मैक्स के साथ कैंपस पार्क में चलती है, काइल बताता है कि परिवार को ट्रेवर के साथ उसके रिश्ते को लेकर थोड़ा अजीब लग रहा है। वो मानता है कि उसे पुरानी नीना की याद आती है, जो परिवार के करीब थी। उसकी बातों से प्रभावित होकर नीना मुस्कुराती है और अपने भाई को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देती है। इस बीच डैन सुनता है जब जेसिका पोल वॉल्टर के रूप में अपने अतीत की यादें शेयर करती है और बताती है कि पैर में चोट लगने के बाद उसे कैसे अपने सपने को छोड़ना पड़ा था। डैन अपनी कहानी शेयर करना चाहता है, लेकिन जब वो पास में एक संदिग्ध आदमी को ब्रीफकेस ले जाते हुए देखता है तो रुक जाता है। कैंपस में उस आदमी के पास जाकर डैन को पता चलता है कि वो एक जर्मन मक्का बीज विक्रेता है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। जैसे ही वे लेबोरेटरी के पास से गुजरते हैं, डैन को उस आदमी की कहानी पर शक होने लगता है और वो उसे जर्मन में टेस्ट करता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो मैक कैफरी के आदमियों में से एक नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? बोलो। जेसिका अपने पति को जर्मन बोलते सुनकर हैरान हो जाती है और कॉरिडोर में आगे बढ़ जाती है। जब वो आदमी मक्के के बीजों से भरा ब्रीफकेस खोलता है तो डैन उस पर यकीन कर लेता है। अचानक मैक कैफरे का एक गुर्गा डैन को गोली मारने की कोशिश करता है। वो जल्दी से लैब में घुस जाता है, जहां लड़ाई छिड़ जाती है। डैन मैक कैफरे के आदमी को काबू कर लेता है। इसी बीच नीना स्कूल के हॉस्टल में रुकती है और गलती से ट्रेवर के कमरे में चली जाती है, जहां उसे ट्रेवर किसी और लड़की के साथ मिलता है। हैरान और दिल टूटने के बाद वो रोते हुए लौट आती है। डैन उसे अपनी कहानियों से दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि उसे अपने पिता से और कोई लेक्चर नहीं चाहिए। इसके बजाय वो उसे मार्शल आर्ट्स की एक ऐसी मूव सिखाता है जिससे बहुत दर्द होता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। ट्रेवर को सबक सिखाने के लिए उससे ब्रेकअप करने का फैसला करके नीना ट्रेवर पर वो मूव इस्तेमाल करती है, उसके दर्द भरे चेहरे की एक फोटो खींचती है और काफी बेहतर महसूस करती है। वो वैन में लौट आती है, अपने पिता की पहले से कहीं ज्यादा कद्र करते हुए। पूरा परिवार एक साथ लास वेगस चला जाता है। जब वो कोलोराडो पहुंचते हैं तो नीना अपने डैड से ड्राइविंग सीट ले लेती है।
वो डैन से अपने स्कूल की मैगजीन लेना भूलने के लिए माफी मांगती है और मैगजीन एडिटर के तौर पर अपनी भूमिका फिर से शुरू करने का वादा करती है। वो उसे जेसिका को इसके बारे में ना बताने के लिए धन्यवाद करती है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं हमेशा से रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। अगले दिन कोलोराडो में रात बिताने के बाद डैन ऑगी से संपर्क करता है और परिवार के पासपोर्ट लेने के लिए लास वेगस में मिलने का इंतजाम करता है। एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए डैन जेसिका को अपने अतीत के बारे में बताने का इरादा करता है, लेकिन काइल उसे ये समझाकर बीच में टोक देता है कि उसे ऑनलाइन गेमर होना क्यों पसंद है। काइल बताता है कि उसमें असल जिंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन उसे किलबॉय के गेम्स खेलने में मजा आता है और बहुत से लोग उसकी तारीफ करते हैं। जब मैं काइल होता हूँ तो लड़कियों से बात करने में बहुत शर्माता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं किलबॉय होता हूँ तो मैं कमाल का होता हूँ। वो अपने पिता को ये साबित करने की भी कोशिश करता है कि गेमिंग के लिए बुद्धिमत्ता और तेज रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं। काइल फिर डैन को लेजर टैग गेम के लिए चैलेंज करता है। ये शर्त रखता है कि अगर वो जीतता है तो डैन उसे गेमिंग करने से नहीं रोक सकता, अगर वो हार जाता है तो वो छोड़ देगा। ये सुनकर डैन मान जाता है और वो लेजर टैग एरिना की ओर बढ़ते हैं। डैन की हथियारों के साथ माहिरता से अनजान काइल गेम आसानी से हार जाता है। मायूसी महसूस करते हुए काइल तब खुश हो जाता है जब डैन उसे गले लगाकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। लास वेगस पहुंचने के बाद डैन और उसका परिवार अपने होटल के कमरे में जाते हैं। बाद में डैन बार में ऑगी से मिलता है और दोनों साथ मिलकर नए पासपोर्ट और वैंकूवर के प्लेन टिकट लेने जाते हैं। उसके बाद डैन जेसिका के साथ डिनर की तैयारी के लिए कमरे में लौट आता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो कुछ हथियार अपने साथ ले ले, बस अगर जरूरत पड़े तो। जाने से पहले वो बच्चों को कमरे से बाहर न जाने के लिए कहता है, तुम किसी के लिए भी वो दरवाजा नहीं खोलोगे, समझ गए? भाड़ में जाए वो अंगूठी। ओह हाँ। हालांकि काइल, नीना और मैक्स छिपकर होटल के ऑनलाइन गेमिंग एरिया को देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच मैककैफरे के एक आदमी को लास वेगस में डैन और उसका परिवार दिख जाता है और वो अपने बॉस को इसकी खबर देता है। वापस गेमिंग एरिया में काइल रेंस नाम के एक प्रोफेशनल खिलाड़ी से मिलता है जो उसे दूसरे गेमर्स से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। डैन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जेसिका को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब वेटर उनसे फ्रेंच में बात करता है तो वो गलती से फ्रेंच में ही जवाब दे देता है। जेसिका हैरान रह जाती है कि उसके पति को 2 विदेशी भाषाएं आती हैं, जो बात उसे पहले कभी पता नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी की सच्चाई बताने की हिम्मत ना होने के कारण वो फ्रेंच में समझाना शुरू कर देता है। भले ही जेसिका को डैन की बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसे उसकी बातें बहुत प्यारी और अट्रैक्टिव लगती हैं। इसी बीच काइल एक ऑनलाइन गेम खेलने की तैयारी कर रहा होता है। रेन उसे अपनी जगह लेने के लिए कहता है ताकि वो नीना के साथ चैट कर सके, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैकफ्रे के आदमी दूर से उन पर नजर रख रहे हैं। डिनर के बाद जेसिका और डैन होटल लौटते हैं, जहां वो बच्चों जैसे दिखने वाले मैनिकिन्स को देखकर थोड़ी देर के लिए धोखा खा जाते हैं। माहौल बनाने के लिए जेसिका म्यूजिक और एक लव मिस्ट का इस्तेमाल करती है ताकि एक रोमांटिक माहौल बन सके। मिस्ट की वजह से डैन को एक लेजर साइट दिखती है और वो एक बुलेट से बच जाता है। वो एक वाइन की बोतल फेंकता है और अपनी बंदूक चलाता है, जिससे हमलावर जलने लगते हैं। लेकिन जब मैकफ्रे का साथी कूगन जेसिका को बंधक बना लेता है तो डैन तुरंत अपना हथियार गिरा देता है। मौका देखते ही डैन एक चाकू फेंकता है जो कूगन की आंख में लगता है और जेसिका को बचा लेता है। ओह, ये तो नॉर्मल है हनी, पहली बार में सब ऐसे ही करते हैं। फिर वो बच्चों के कमरे में जाता है, लेकिन देखता है कि नैना और बाकी सब वहाँ से जा चुके हैं और वो उन्हें एक ऑनलाइन गेमिंग वेन्यू में ढूंढता है। जेसिका डैन को राज छुपाने के लिए डांटती है और कहती है कि वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। इसी बीच काइल ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन जीत जाता है और MVP बन जाता है। कुछ देर बाद जेसिका और डैन काइल और बाकी सबको लेने के लिए गेमिंग एरिया में पहुंचते हैं। एक सेफ जगह पहुंचने के बाद डैन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है कि वो एक सीक्रेट असैसिन था जो अपनी टीम से भागकर एक आम इंसान की तरह रहने लगा था। तब से मैकफ्रे और उसके आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। काइल और नीना ये सुनकर जाहिर तौर पर उस पर यकीन नहीं करते जब तक गोलियों की आवाज नहीं आती। डैन जल्दी से परिवार को कैसीनो में छिपने के लिए कहता है। वो मैकफ्रे के आदमियों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। डैन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है और आखिर में उन्हें हरा देता है। उसके बाद वो अपने परिवार को बताता है कि उसका असली नाम सैम है। वो मिलिट्री में सर्विस कर चुका था और मैकफ्रे ने उसे ऐसे क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए स्पेशल मिशन पर रखा था। हालांकि सैम को जल्दी ही एहसास हुआ कि मैकफ्रे उसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को मारने और मोटी फीस वसूलने के लिए कर रहा था, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। मैकफ्रे ने तब उसे ढूंढना शुरू कर दिया और उसके परिवार की सेफ्टी को खतरा पहुंचाने लगा। सैम ने उन्हें नई आइडेंटिटी के पासपोर्ट्स दिए। हालांकि काइल और नीना परेशान हैं। उन्हें लगता है कि सैम ने 18 साल की शादी के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जेसिका को गुस्सा और धोखे का एहसास होता है, इसलिए वो ग्वेन से कांटेक्ट करती है और लास वेगास से वेकेशन पर जाने का प्लान बनाती है। जब जेसिका और उसके बच्चे ग्वेन से मिलते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि उसने उनके लिए प्राइवेट प्लेन का इंतजाम किया है। प्लेन में ग्वेन जेसिका को बफेलो में अपने एक्स के बारे में बताती है। वो कई सालों तक साथ थे और उसने ग्वेन को छोड़कर किसी और औरत से शादी कर ली थी।
और सबसे बुरी बात, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जेसिका को शक होने लगता है कि ग्वेन डैन के बारे में ही बात कर रही है। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो जेसिका बच्चों के साथ निकलने की सोचती है। अचानक मैककैफरे उनके सामने आ जाता है। ग्वेन ने एक जाल बिछाया है। सैम के परिवार को मैककैफरे को डैन की वापसी के बदले में सौंप दिया है। मुझे बस सीन चाहिए, वो मेरी डिलीवरी का पेमेंट है। फिर मैककैफरे जेसिका और बच्चों को बंधक बना लेता है और डैन को अकेले कैसीनो में मिलने पर मजबूर करता है। कुछ देर बाद मैककैफरे डैन से संपर्क करता है और उसे धमकाता है कि अगर वो बात नहीं मानेगा तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। जब डैन कैसीनो पहुंचता है तो मैककैफरे के आदमी ड्रोन से उसकी एंट्री को मॉनिटर करते हैं। डैन स्पिरियोस नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसे उस कमरे में ले जाता है जहां मैककैफरे ने उसके परिवार को पकड़ रखा है। अंदर आते ही मैककैफरे डैन का स्वागत करता है। अरे, अपने पापा को गले लगा लो, अब क्यों शुरू करना डैड? उनकी बातचीत के दौरान परिवार को पता चलता है कि मैककैफरे डैन का पिता है। ओ माय गॉड, हम ब्रिटिश हैं। मैककैफरे डैन को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में डैन ने मैककैफरे द्वारा भेजे गए हर आदमी को खत्म कर दिया था, जिससे उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। अब मैककैफरे उसे वापस चाहता है। अगर डैन उसके लिए काम पर वापस आता है तो वो उसके परिवार को छोड़ देगा, लेकिन एक शर्त पर, वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। तुम वहीं वापस आ जाओ जहां तुम्हारी जगह है। जेस और बच्चे सुरक्षित बफलो वापस चले जाते हैं। डैन मान जाता है और स्पिरियोस जेसिका और बाकी लोगों को कमरे से बाहर ले जाता है। एलिवेटर में जेसिका चालाकी से मैक्स के डायपर का इस्तेमाल स्पिरियोस का ध्यान भटकाने के लिए करती है और उसे सबसे ऊपरी फ्लोर से धक्का दे देती है। वे डैन को बचाने के लिए वापस भागते हैं। कमरे में डैन ग्वेन के प्यार में होने का नाटक करता है और आखिर में उसे बेहोश कर देता है ताकि उसका परिवार भाग सके। डैन जेसिका से राज छुपाने के लिए माफी मांगता है और हमेशा उसे सच बताने का वादा करता है। इस बीच मैककैफरे को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने आदमियों को तैयार रहने का हुक्म देता है। डैन जेसिका और बच्चों को छत पर जाने और ड्रोन काइल को देने का निर्देश देता है, जो मैककैफरे के गुर्गों को मॉनिटर करने में मदद करेगा। देखो, मुझे हमारे लिए एक आखिरी बार वो आदमी बनना होगा। हालांकि जब मैककैफरे के आदमी डैन और उसके परिवार को पकड़ने के लिए लिफ्ट के पास इंतजार करते हैं तो उन्हें अंदर सिर्फ मैक्स का सामान मिलता है। जैसे ही वे उसे चेक करते हैं, एक बम फट जाता है जिससे वे चौकन्ना नहीं रह पाते। काइल की मदद से डैन मैककैफरे के आदमियों को एक एक करके गिरा देता है। काइल उनकी लोकेशन बताता रहता है। इस बीच ग्वेन जाग जाती है और मैककैफरे उसे कॉल करता है। उसे काइल को ढूंढने का हुक्म देता है जो ड्रोन चला रहा है। ऊपर डैन मैककैफरे पर अपनी बंदूक तानता है, अपने पिता से सब कुछ रोकने का आग्रह करता है, लेकिन मैककैफरे अपने आदमियों को डैन पर गोलियां चलाने का हुक्म देता है, जो उनकी गोलियों से बच जाता है। छत पर जेसिका देखती है कि लिफ्ट ऊपर आ रही है। वो बच्चों को छुपाती है और लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही फायरिंग करती है, लेकिन ग्वेन शांति से एक तरफ हट जाती है। ग्वेन जेसिका को चिढ़ाती है, ये जानते हुए कि मुकाबले में उसका पलड़ा भारी है, और उसे गंभीरता से नहीं लेती। इस लंबी लड़ाई में ग्वेन को फायदा होता है और वो जेसिका को मलबे के ढेर के नीचे दबा देती है। दूसरी तरफ मैककैफरे डैन पर हावी हो जाता है और उसे गोली मारने का मौका मिलता है, लेकिन वो ये बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाता कि परिवार ने उसे कितना कमजोर बना दिया है। इस बीच ग्वेन बच्चों को घेर लेती है। इससे जेसिका को मलबा उठाने की ताकत मिलती है, लेकिन उसे अभी भी आलू के बोरे की तरह इधर उधर फेंका जाता है। सही मौका देखकर डैन मैकफ्रे की बंदूक से गोलियां निकाल लेता है, जिससे उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जेसिका एक बांस का खंबा पकड़ती है, पोल वॉल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। अरे यार! जब वो दोबारा कोशिश करती है तो ग्वेन को ये मजेदार लगता है, लेकिन इस बार जेसिका उस खंबे को भाले की तरह फेंकती है। बिना देर किए मैकफ्रे लड़ाई में डैन को हरा देता है और उसे मारने के लिए एक बंदूक उठाता है। तभी परिवार आ जाता है। नीना मैकफ्रे से कहती है कि उसे अपने दादा को पाकर खुशी हुई और सुझाव देती है कि वे एक नॉर्मल परिवार बन सकते हैं। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ एक खूंखार किलर के तौर पर नहीं देखना चाहती, मुझे मेरे दादा दिखते हैं। मैकफ्रे कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे डैन को हमला करने का मौका मिल जाता है। नीना ऐसा डैन को और समय देने के लिए करती है। आखिरकार पुलिस के आते ही परिवार फिर से एक हो जाता है। मैकफ्रे को उसके कई गुनाहों के लिए जेल हो जाती है। 6 महीने बाद नीना मैकफ्रे के किलर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करके एक न्यूज रिपोर्टर बनने का अपना सपना पूरा करती है। डैनो बैंकों के लिए एक सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म खोलता है और ऑगी को हायर करता है। जेसिका एक स्कूल में स्पोर्ट्स कोच बन जाती है। अपने फ्री टाइम में परिवार एक साथ रोड ट्रिप पर जाता है, एक रूल के साथ। यात्रा के दौरान कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। वे अपनी फैमिली आउटिंग के हर पल को संजोते हैं। डायपर लाना कभी मत भूलना, वे शायद आपकी जान बचा लें और बुरे लोगों को हराने में आपकी मदद करें। देखने के लिए शुक्रिया। और ज्यादा मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।